गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज की कहानी है कैसा लगता था। सॉरी। सैंडी को लग रहा था कि उसका दिमाग प्रेशर कुकर बन गया है। वो किसी भी समय फट सकता है। ये सब कुछ क्या और कैसे होता चला गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या वो सच में एक ऐसे इंसान के साथ सारी ज़िंदगी बिताने की स्वीकृति दे चुका था जिसे ना तो वो ठीक से जान सका है और ना ही वो इंसान उसे। पिछले 4-5 घंटे उसकी आंखों के आगे फास्ट मोशन में चल रहे एक चलचित्र की तरह घूम रहे थे। कितनी देर बैठा रहा वो उस लड़की के साथ अकेले में, याद नहीं आ रहा है। पर इतना याद है कि जितनी बार भी किसी मुद्दे पर आने की कोशिश की थी, कोई न कोई बीच में टपक पड़ा था और बात फिर औपचारिक दिशा में मुड़ गई थी। बेमतलब की 1000 बातें हुई और मतलब की हर बात अधूरी रह गई। क्या क्या बातें थीं और उसके दिल में जो ना हो सकी, और वो सबसे ज़रूरी बात है, नहीं, अपनी ज़िंदगी का वो स्याह हिस्सा बताए बिना वो हाँ नहीं कर सकता था। ये तो किसी को धोखा देना हो। नहीं, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, वो भी इतनी भली लड़की को जिसके भलेपन ने ही तो सबको सम्मोहित कर दिया था। मगर वो हाँ कर चुका था। नहीं, इससे हाँ करवाई जा चुकी थी। मजबूरी और बेबसी में उसे एक एक करके सभी पर गुस्सा आने लगा। कितना समझाया था कि उसने कोई वहाँ उससे कुछ नहीं पूछेगा, मगर नहीं, सबके सब कुछ भी हो, एक बार तो इस लड़की से मिलना ही होगा। मगर बड़ों को बताए बिना ऐसे संस्कार सैंडी के नहीं थे। सैंडी रात भर सोचता रहा और दूसरे दिन जनवरी की कड़क सर्दियों में माहौल का पारा जून सा चढ़ गया। सबके माथे पर छलकती पसीना की बूंदें गवाह थीं कि सब खामोशी के बाद आने वाले तूफान को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे। ताऊ जी और सैंडी आमने सामने बैठे थे। बेटा, तुम्हें लड़की का रंग पसंद है? हाँ। लंबाई? हाँ। शकल? नौकरी? स्वभाव? हाँ हाँ हाँ। कोई और? कहीं कोई और निगाह में? हालांकि ये पहले बताना चाहिए था, पर नहीं। फिर क्या बात है बेटा? अपने ताऊ जी को नहीं बताओगे? तुम्हारे मन में क्या संशय है? ताऊ जी के स्वर में ढेर सारा प्यार घोला। प्यार की तपिश पाकर सैंडी के मन पर रखा सख्त लोहा पिघल गया। मैं उससे एक बार और मिलना चाहता हूँ, कहीं मॉल में या ऐसी जगह जहाँ 3-4 घंटों के लिए, जहाँ हम और दोनों के अलावा घर का कोई और सदस्य ना हो, जहाँ मैं कुछ मुद्दों पर खुलकर बात कर सकूँ और वो भी अपना दिल खोल कर रखने के लिए तैयार हूँ। बस इतनी सी बात है बेटा। एक नहीं 1000 बार मिलो, पर कोई रस्म हो जाने दो। फिर क्या फ़ायदा ताऊ जी? मैं तो बनने से पहले उसे समझना और खुद को उसे समझाना चाहता हूँ। अब ये पिघला लोहा उसूल पसंद ताऊ जी के कानों में शीशा बनकर उतर गया। उनका सख्त स्वर था, तो कल क्यों नहीं की बातें? कल क्या कोई तुम्हारी जुबान पकड़े बैठा था? तुम अकेले ही तो थे ना उसके साथ कमरे में। ये तो कोई बात नहीं हुई कि किसी की लड़की के साथ इतना समय गुजारोगे, हंसोगे, बोलोगे, उसे उठा बैठा कर चला फिरा कर चेक करोगे, फ़ोन नंबर लोगे, मिठाई खाओगे, खिलाओगे, फ़ोटो ऐप पर फ़ोटोग्राफ्स का आदान प्रदान करोगे। उसके बाद दूसरे दिन कहोगे कि मैं भी श्योर नहीं हूँ, एक बार और मिलना चाहता हूँ। ताऊ जी का स्वर ताल ठोंकने वाले अनुभवी पहलवान की तरह स्थिर था। सैंडी का स्वर भी चुनौती पाकर अखाड़े की आत्मसम्मान का प्रश्न बना लेने वाले पहलवान की तरह अड़ियल हो गया। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने उसे उठने बैठने चल फिर कर दिखाने को कहा हो। अरे वो तो स्वाभाविक रूप से जैसे वो वैसे ही मैं उसके आमने सामने उठा बैठा चला फिरा, मिठाई आपके कहने पर खाई खिलाई, और हाँ, मैंने तो गाना भी सुनाया तो उसने नहीं सुनाया। अब मैं तो गाना सुनाकर प्रदर्शनी नहीं हो गया था, ना ही मैंने ये कहा कि लड़की को गाना नहीं आता, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करूँगा। गाना? अरे हाँ, क्यों सुनाया इतना रूमानी गाना जब उसने शादी नहीं करनी थी। अरे मैं कब कह रहा था कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, और मुझे जो गाने आते हैं वही तो सुनाऊंगा। उसके अभिभावकों ने कहा तो मैंने एक बार में सुना दिया, जैसे कि मेरी आदत है। तुम नहीं कह रहे हो
कि तुम्हें शादी नहीं करनी। फिर सोचने का समय और दूसरी मुलाकात मांगने का तुम्हारा क्या मतलब? और सिर्फ रूमानी गाने आते हैं तुम्हें? अरे अभी तो मोहल्ले के गणतंत्र दिवस में गाया था, कर चले हम फिदा, वो गाना नहीं गा सकते थे? हद करते हैं आप ताऊ जी। अरे वो गाना है। लगता है आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। दर्शक दीर्घा की तरह बैठे परिवार के बाकी सदस्यों में से पहली बार किसी ने मुंह खोला। अरे मुद्दा यह है कि तुम जो चाह रहे हो उसकी इजाज़त मैं कतई दूंगा नहीं। क्या गारंटी है कल 4 घंटों में जो तुम नहीं कह पाए वो अगले 4 घंटों में कह लोगे? साफ साफ बताओ, आखिर चाहते क्या हो तुम? बस थोड़ा सा समय और एक और मुलाकात। वो विकल्प तुम्हारे सामने कल था, आज नहीं। चूंकि तुम हाँ कर चुके हो इसलिए लड़की वाले सबको बताना शुरू कर चुके होंगे। अब या तो तुम कहो कि तुम श्योर हो, नहीं तो चूंकि हाँ मैंने की है इसलिए मैं जल्द से जल्द फ़ोन करके मना करूं ताकि उन्हें कम से कम ठेस लगे। हालांकि उसमें मेरा आत्मसम्मान कितना आहत होगा ये तुम नहीं जानते। पर मैं तुम्हारी पीढ़ी की तरह गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि कल तुमने हाँ की क्यों, जब तुम श्योर नहीं थे। मैंने हाँ की नहीं थी, मुझसे करवाई गई थी। करवाई गई? किसने करवाई तुमसे हाँ? किसने जंजीरों में बांध दिया था तुमको? आपने। हाँ आपने बांधा था मुझे। उसकी आवाज़ अखाड़े में और उतरे अनुभवी पहलवान की तरह स्थिर और सावधान थी। मगर वो जानता था कि दूसरे पहलवान की तो जिंदगी ही अखाड़े में बीती है। मैंने और उससे पहले कमरे में अकेले मैंने तुमसे पूछा नहीं था कि लड़की कैसी लगी, बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे ही ताई जी और बहनों से भी पूछा था कि वो भी 15-20 मिनट के अंतर पर इतना समय पर्याप्त नहीं था अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए। अब तुमने सबसे कहा नहीं कि अच्छी है। अरे तो अच्छे इंसान को अच्छा ही कहा जाएगा ना। एटिकेट्स भी कोई चीज़ होती है। मुझे क्या पता था कि ये खबर हाँ के रूप में आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाली है। अच्छा, हद हो गई है ताऊ जी। जिंदगी ना हुई कोई करोड़पति का गेम हो गया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ और घड़ी की टिक टिक शुरू। अरे मन में इतनी तरह की बातें होती हैं, कितने मुद्दों पर सोचना होता। आपको क्या क्या बताना उस समय? क्यों? मैंने 2 दिन पहले ये नहीं कहा था कि जो सोचना हो पहले सोच लो, फिर लड़की देखने जाया जाए? और मैंने नहीं कहा था कि मुझसे उसी समय हाँ या ना के बारे में ना पूछा जाए? अब सैंडी बुरी तरह झुंझला गया। अरे एक कपड़ा भी लेने कोई जाता है तो 4 दुकानें देखता है, और अगर दुकानदार सिर पर चढ़ जाए कि या तो खरीदो या बताओ कि क्या नापसंद है, तो सैंडी के ने ना चाहते हुए भी ताऊ जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। 4 बहनों और 2 बेटियों की शादी निपटाते हुए वे इतने क्लांत हो चुके थे कि अपने उसूल पसंद सुलझे मन में एक संकल्प ले लिया था कि उन्होंने जो लड़के वालों के साथ किया वो किसी भी लड़की वाले के साथ नहीं करेंगे, न दौड़ाने के मामले में न दहेज के मामले में। उनकी आक्रामक वाणी में ढेर सारा दर्द भी घुला हुआ था। कपड़ा तुम्हारी भी नज़र में लड़की एक कपड़ा है और लड़का उसका उद्धारक खरीदार है जिसे वो हर तरीके से देखेगा। फिर 4 दुकानें देखकर नहीं, मेरे घर के लड़के को ये करने की इजाज़त मैं नहीं दूंगा। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।